चलो। सब लोग आ गए, राइट? वेद, स्वप्निल, मोनिका, अजय, सुशांत। तो आज गीट एक सीखेंगे। और उससे पहले ये जो एलडीए का कंसेप्ट है, मैं फिर से एकदम लेमन टर्म में समझा रहा हूँ आपको। 5-10 मिनट इस पे स्पेंड कर देते हैं और उसके बाद फिर गीटअप। क्योंकि आज मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा हल्का फुल्का टॉपिक कवर करें। और नेक्स्ट वीक से हम डीप लर्निंग शुरू करेंगे। मशीन लर्निंग फिर खत्म होती है। मशीन लर्निंग और एनएलपी बेसिक्स भी। एनएलपी बेसिक्स, अब एनएलपी के टास्क प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम वो करेंगे। बर्ट वगैरह जो भी है वो बाद में एक बार कवर और फिर से कवर करेंगे डीप लर्निंग के बाद। बट ये मोर ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रहेगी आपकी। चलो फिर से एक बार एलडीए एक सिंपल टर्म में देख लेंगे। तो हमें पता है कि एलडीए में दो अजम्पशंस होते हैं या फिर टू पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट, we say that the words that belongs, the word actually belongs to a document. और सेकंड है the word belongs to topic. The word belongs to a particular topic, to a topic. और probability of word exactly क्या फाइंड आउट करते हैं? हम ये फाइंड आउट करते हैं probability of words belonging into a topic. Belonging to a topic, probability of words belonging to a topic या फिर belongs to a topic। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में? एल्गोरिदम कैसे फाइंड आउट करता है ये? हम एक रैंडमली जाते हैं, रैंडमली असाइन। वी गो थ्रू, क्या करेंगे हम? वी गो थ्रू ईच डॉक्यूमेंट एंड randomly assign each word in the document। रैंडमली करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कैसे हो रही है। डॉक्यूमेंट टू वन ऑफ के टॉपिक्स। अब हम रैंडमली वर्ड ले रहे हैं। वी गो थ्रू ईच डॉक्यूमेंट, हर एक रिकॉर्ड में जा रहे हैं हम, राइट? रिकॉर्ड पता है आपको। एक बार फर्स्ट रिकॉर्ड देख लिया, एक बार सेकंड रिकॉर्ड देख लिया, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड, फिफ्थ रिकॉर्ड। और यहाँ पे जो भी जो वर्ड्स है वो रैंडम टॉपिक्स को असाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार में प्रॉपर वे से हम असाइन करते हैं उसको। नहीं, ये रैंडम असाइनमेंट हो रही है। देन फॉर each document D, for each document D, we go through each word W, each word W। फिर हम क्या करते हैं? हर एक डॉक्यूमेंट में जाते हैं और ये W हर एक वर्ड देखते हैं। बट उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर एग्जैक्टली ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपिक टी गिवन डॉक्यूमेंट डी, ये कैलकुलेट होता है। अब इसको क्या बोलेंगे हम? दी proportion of words in the document। कौन सा डॉक्यूमेंट? डी डॉक्यूमेंट। that are assigned to topic T, topic T। the proportion of words
in the document D that are assigned to topic T। ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होता है। तो एग्जैक्टली ये क्या क्या कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो रहा है कि कितने वर्ड्स एक टॉपिक टी को असाइन हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे? लेमन टर्म्स में बोला जाए तो हाउ मेनी वर्ड्स बिलोंग टू टॉपिक फॉर Any document. डॉक्यूमेंट। हाँ, फॉर अ गिवन डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे एक होता है कि ये एक्सक्लूड करता है करंट वर्ड को, एक्सक्लूड करंट वर्ड, बट उसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें कि ये क्या क्या एक्सक्लूड कैसे कैसे करता है। बस ये करंट वर्ड को एक्सक्लूड करता है और बाकी वर्ड्स ले लेता है, मतलब। बट ये भूल जाओ, सिर्फ इतना ही याद रखो कि हाउ मेनी वर्ड्स बिलोंगिंग टू टॉपिक फॉर अ गिवन डॉक्यूमेंट टी। तो अब इसका मतलब और सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, या फिर और हम कैसे लिख सकते हैं? तो इफ राइट, ऐसा लिख सकते हैं हम, राइट। इफ लॉट ऑफ वर्ड्स, काफी सारे वर्ड्स अगर फ्रॉम डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू टॉपिक, तो फिर इट इज मोर प्रोबेबल, राइट, इट इज मोर प्रोबेबल दैट the word W belongs to the topic, belongs to topic। तो इस तरह हम पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपिक गिवन डॉक्यूमेंट। ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हम और एक सेकंड स्टेप में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, सेकंड अजम्पशन क्या है? वर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वर्ड W गिवन टॉपिक T। फिर से हम यही लिख सकते हैं सिमिलर वे में, या यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? द प्रोपोर्शन ऑफ असाइनमेंट टू द टॉपिक टी ओवर all documents that come from the word W। The proportion of assignments to the topic T to the topic over all documents that come from the word W। अब इसका मतलब क्या है लेमन टर्म में, ये आप बताओगे? What it tries to capture? How many documents are in Topic. because of the word W, because of this word W, because of word W। how many documents are in a topic, that's it। how many documents are in a topic because of this word W, ये कैलकुलेट करते हैं हम। तो एलडीए क्या करता है? एलडीए हमें, एलडीए ऐसा बोल सकते हैं हम, एलडीए रिप्रेजेंट्स डॉक्यूमेंट्स एज ए मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स। डॉक्यूमेंट्स एज, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स। ये अजम्पशन है हमारा, मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स। और टॉपिक इज अ मिक्सचर ऑफ वर्ड्स, टॉपिक इज अ
मिक्सचर ऑफ वर्ड्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अब कि इफ अ वर्ड हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन अ टॉपिक, all documents have W word will be more strongly associated with that topic as well. So if a word has high probability, if a word has high probability of being in a topic, तो बोल सकते हैं हम कि all the documents having that word, having the word will be more strongly associated with T topic. बेसिकली हम दो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी टॉपिक गिवन डॉक्यूमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड गिवन टॉपिक। अब इसका अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला या फिर एक फाइनल जो इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन बन के सामने आता है, वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड W, राइट, विथ टॉपिक। यही फाइंड आउट करना है, राइट, ये टॉपिक T, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड विथ टॉपिक T, ये फाइंड आउट करना है हमें। एक वर्ड, जो भी एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इस टॉपिक में आने की। फाइनली तो यही कैलकुलेट करते हैं हम। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपिक T गिवन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या D, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड W गिवन टॉपिक T। अब ये फाइनल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपिक T गिवन डॉक्यूमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड गिवन टॉपिक। एक टॉपिक, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉपिक, इसकी, ये टॉपिक की प्रोबेबिलिटी कितनी है गिवन डॉक्यूमेंट, राइट। अब ये आप बोलो कि ये कौन सी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने स्टार्ट में पढ़ा था, राइट, कहाँ पढ़ा था हमने, स्टेट्स में तब प्रोबेबिलिटी, स्टार्ट में एग्जैक्टली कहाँ, जब प्रोबेबिलिटी आप पढ़ा रहे थे, प्रोबेबिलिटी में भी कहाँ, बेस थ्योरम में, हाँ बेस थ्योरम में था, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी, कंसेप्ट पढ़े हमने। यस सर पढ़े। यस सर। तो अब इसको भी क्या, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये किसी को पता है, कोई फॉर्मूला बताएगा अब इसका भी। सर P मतलब टॉपिक T गिवन डॉक्यूमेंट D, मतलब D ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद टॉपिक T का अब इसका फॉर्मूला क्या है फिर, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ T गिवन D, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन B, हाँ, P इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, अब यहाँ पे लिखूं मैं, ये सर P A इंटरसेक्शन B है, P A इंटरसेक्शन P A इंटरसेक्शन B था हमारे ख्याल से, P A इंटरसेक्शन B, मतलब ये तो कैलकुलेट करना है, राइट, हमें। अब इसका फॉर्मूला क्या तैयार होगा,
ए गिवन बी का, ऐसा कुछ नहीं होगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सर इसमें पी इंटरसेक्शन बी था, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई, उसमें हम उसके व्याप पे निकाल रहे थे, डिवाइड बाई पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी इंटरसेक्शन डिवाइड बाई पी ए पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय पी भी होगा सर, डिवाइडेड पी बी, हाँ पी बी, जिसके हम व्याप पे निकालते थे, डिवाइडेड बाय पी बी, राइट? ये करेक्ट है फिर फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ ये भी था, आपने दो बताए थे, ये डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। yes. बस इस टाइप को इंटरनली अब कैलकुलेट करता रहेगा। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो अब हमें फिर फाइनली आंसर कैसे देगा वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड और टॉपिक बोल रहा है, राइट? तो फाइनली क्या होगा, ये टॉपिक 1 और ये वर्ड्स होंगे, फिर वर्ड्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड होगा राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड, तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड है वेपर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.35। ऐसा कोमा कोमा करके वो हमें कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोबेबिलिटीज मिलेगी। एक तो सारे वर्ड्स की भी मिल सकती है जैसे आप चाहो, या फिर आप टॉप 10 वर्ड्स भी चूज कर सकते हो, टॉप 10 टॉप 20 जितने आपको करने हैं। टॉपिक 2 फिर उसके वर्ड्स, टॉपिक 3 फिर उसके वर्ड्स, ये फाइनल आंसर ऐसे आता है हमारे पास। बट ये फॉर्मूला है उसका, और ये फॉर्मूला फिर से अब इस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें। राइट, अब क्लियर है? हाँ समझे। लास्ट वाला जो आपने टॉप 10 बताया वही वापस बता दीजिए उसका। टॉपिक 1 टॉप 10 वर्ड्स है। हाँ, ये तो वर्ड्स कितने भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये तो हर एक वर्ड के लिए देख रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है हर एक टॉपिक में जाने की, राइट? तो ये सारे वर्ड्स, अगर मेरे कॉर्पस, पूरे कॉर्पस में 10 वर्ड है, 10 ही वर्ड है मेरे पूरे कॉर्पस में, तो ये क्या करेगा फिर? हर पूरे 10 वर्ड को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा हर एक टॉपिक वाइज। तो टॉपिक में फिर ये रिपीट भी वर्ड हो सकते हैं, इसमें जो है वो इसमें भी आ सकता है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, राइट? अब जैसे मेरे पास एक 10 वर्ड है, 10 वर्ड हो सकता है कि अब जैसे यहाँ पे पाइला डेविस में ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे ये है, राइट? ये वर्ड्स है कुछ, बिलोंग्स टू टॉपिक 1। टॉपिक 1 के जो वर्ड्स है वो ये है, राइट? ये पर्टिकुलर फॉसिल, हनुका, गुरु, बारबी, साची, थेरी, पुष्पन वगैरह वगैरह है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए हैं, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस वर्ड की है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बिलोंगिंग टू टॉपिक 1। अब मैं अगर ऐसा करता हूँ कि टॉपिक 2 के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब क्या होगा? टॉपिक 2 के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पूरा चेंज होगा, शायद वर्ड्स भी चेंज हो या फिर वर्ड्स सेम रहे और ये चेंज हो, जो उसका प्रोबेबिलिटीज है वो चेंज हो टॉपिक 2 के। तो वर्ड्स तो सेम रहेंगे, बस उसकी प्रोबेबिलिटीज हो सकता है अलग अलग हो। तो सबसे, इसलिए रियल लाइफ में हम सिर्फ टॉप 10 वर्ड देखते हैं, टॉप 10 टॉप 20 वर्ड्स सिर्फ देखते हैं, पूरे वर्ड्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब वर्ड्स का प्रोबेबिलिटी दे रहा है हमें बिलोंगिंग टू टॉपिक 1। तो सर सब का
प्रोबेबिलिटी दे रहा है बिलोंगिंग टू टॉपिक 4। सब वर्ड्स आ गए। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक किट वर्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी टॉपिक 1 की सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6। सर जब टॉप 10 वर्ड्स देखते हैं तो वो कौन से टॉप 10 वर्ड्स आते हैं, मतलब कोई, क्योंकि सारे टॉपिक में तो अलग इम्पोर्टेंस है, अलग अलग आएंगे, जैसे अलग टॉपिक अलग आएंगे। ठीक है सर, अलग अलग आएंगे। हाँ, समझिए सर। बाकी जो है वो हर डॉक्यूमेंट का लगाएगा लिस्ट में। राइट, बाकी जो है उनकी प्रोबेबिलिटी काफी कम आएगी। अब देखो ऐसा, मैं फिर से एक बार एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मेरे पास 2 टॉपिक है, टॉपिक 1, टॉपिक 2। अब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है, तो स्पोर्ट रिलेटेड फिर इनिंग आ गया, राइट, और मैच आ गया, और स्कोर आ गया, ऐसे कुछ वर्ड आ गए। और यहाँ पे जो है वो ये पॉलिटी रिलेटेड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अमेंडमेंट आ गया, आर्टिकल 17 आ गया, आर्टिकल 17, ये वाले वर्ड्स आ गए। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्ड नहीं है इसमें, इसमें है, बट वो लोएस्ट प्रायोरिटी में है। अब लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है उनकी, फिर से वो इनिंग आ गया, मैच आ गया, स्कोर आ गया, बट उसको वो एकदम लोएस्ट प्रोबेबिलिटी देता है। सब वर्ड्स आते हैं, हर एक टॉपिक में सारे वर्ड्स आते हैं, बट उसकी प्रोबेबिलिटी फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगती है। और फर्स्ट फ्यू वर्ड्स देख के हम टॉपिक डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से टॉपिक के साथ इसको क्या नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरे वर्ड्स है, बट प्रोबेबिलिटी इसकी दिख रही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हनुका बिलोंगिंग टू टॉपिक 1 इज हाईएस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हनुका बिलोंगिंग टू टॉपिक 4 इज लोअर देन बीइंग इन टॉपिक 1। हनुका की प्रोबेबिलिटी, इस वर्ड की प्रोबेबिलिटी इस टॉपिक में सबसे ज्यादा है, इस टॉपिक, राइट, इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो बट वो प्रोबेबिलिटी इसकी दिखाता है टॉपिक 4 की भी, बट हनुका की प्रोबेबिलिटी वो कम कम होगी, फिर सबसे लोवेस्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो ओवरऑल टर्न फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, ओवरऑल टर्न फ्रीक्वेंसी मतलब ये पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है, वो यहाँ तक है वो उसकी टर्न फ्रीक्वेंसी। और एस्टिमेटेड टर्न फ्रीक्वेंसी, अब इस टॉपिक में वो कितनी बार आया है, ये इस पर्टिकुलर फर्स्ट टॉपिक में ये वर्ड कितनी बार आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है देखो फर्स्ट टॉपिक की। बट अगर आपने सेकंड चूज किया तो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी एकदम से कम हो, यहाँ यहीं पे दिखाए वो। तो ये 2 चीजें कैलकुलेट हो रही है यहाँ पे, ओवरऑल टर्न फ्रीक्वेंसी की सबसे फ्रीक्वेंट पूरे कॉर्पस में वर्ड कितनी बार आया है, और उसकी प्रोबेबिलिटी फिर यहाँ की कि ये फर्स्ट टॉपिक में वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी। काइंड ऑफ टीएफ आईडीएफ है, बट टीएफ आईडीएफ में सिर्फ हम टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं आगे जाके, एक स्टेप आगे जाके। तो टीएफ आईडीएफ का ही वो ये नेक्स्ट वर्जन है, ये मॉडल मतलब। वहां पे तो सिर्फ हम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इनवर्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं एलडीएम में। तो हर एक वर्ड की भी आ सकती है, हर एक वर्ड फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो प्रोबेबिलिटीज, और बोलते हो कि हाँ टॉप 10 मुझे चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर ही मैं टॉपिक डिसाइड करूंगा कि टॉपिक का नाम क्या देना है, टॉप 5, टॉप 10, या फिर कोडिंग करके आप बोलते हो कि यूनिक वर्ड्स ही दे दो मुझे, यहाँ की यूनिक वर्ड्स टॉप डिसेंडिंग वाइज, यहाँ के टॉप वर्ड्स यूनिक वर्ड्स डिसेंडिंग वाइज। तो आपके हिसाब से वो आप जैसा लॉजिक लिखोगे, बट हमारा इंटरनली एल्गोरिदम हर एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी देता है। क्लियर है आप, बिलोंगिंग टू दैट टॉपिक।
ठीक है, सबको समझ में आ गया, इंक्लूडिंग वेद, सुशांत, यस अजय। सर, एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कल मैं कर रहा था तो इसमें क्रैश हो रहा है पूरा, तो इसके लिए कुछ सोल्यूशन बताइए। क्रैश आपने नोटबुक हो रहा है क्रैश? हाँ सर, नोटबुक क्रैश हो रहा, फिर वो गूगल ऐप पे गया वो भी क्रैश हो जाता है। बर्ड मैं वो बना रहा था, मैं बर्ड क्लाउड। अच्छा, हाँ, अरे वर्ड क्लाउड में कभी कभी क्रैश होता है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या करो, यहाँ पे रिकनेक्ट करने के बाद चेंज रन टाइम करो और T4 यूज करो। सर ये भी किया था मैंने, तब भी फंस गया। ये T4 ये किया, T4 सीपीयू और TPU V2 किया था यूज मैंने, तब भी पता नहीं हो गया। अच्छा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ओ, आपके पास वर्ड्स काफी हो रहे हैं फिर वर्ड क्लाउड के लिए, और सिस्टम क्रैश हो रहा है, समझ में आया। मैंने स्ट्रेटिफाइड भी किया था उसका, नहीं मैं उससे कम कर दें तब क्रैश हुआ, तो कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं उसका। फिर मैं उसके बाद क्या लोग पहुंच गया, तो क्या करना बहुत टाइम आप क्या करो, अब फिर डिवाइड करो, राइट? आप डिवाइड क्या करो, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में वर्ड क्लाउड डिवाइड करो कि पॉजिटिव ही सिर्फ ट्वीट उठाओ और उसमें कौन से वर्ड्स आ रहे हैं वो देखो। सर वो भी किया था मैंने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव दो मैंने डिवाइड कर निकाल लिया था, न्यूट्रल छोड़ दिए थे जो थी। फिर भी क्रैश हो रहा है। हाँ, और जबकि सर उसमें कोई ज्यादा रो नहीं थी, 3000 कुछ थी हमारे ख्याल से, लेकिन 3000 में 3000 बची पॉजिटिव थे मेरे ख्याल से। और ये डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद भी क्रैश हो रहा है। हाँ, फिर मैंने क्या किया, स्टडीफाइड करके नहीं उसका, मतलब टेस्ट में 80% दे दिया, 20% ऐसा दे दिया मैंने, किसमें कर लूंगा तब भी। अच्छा अच्छा, नहीं होता है ऐसा, बट अब उसके लिए वर्ड क्लाउड को एक बार देख लेंगे हम कि नहीं, बट ये पाइथन की लाइब्रेरी है, राइट? वर्ड क्लाउड तो टास्क में नहीं होती। और सर ये भी है कि आगे हमारे ख्याल से इसमें चैलेंज आएंगे हम जब अब डीप लर्निंग करेंगे। ये प्रॉब्लम सबको आ रहा है? हाँ, विवेक को भी आया था, विवेक से बात हुई थी मेरी। अच्छा, विवेक है क्या कॉल पे आज? आज विवेक नहीं है क्लास में, अच्छा थोड़ा पूजा करने गए हैं। अच्छा, ठीक है। वर्ड क्लाउड, क्योंकि वर्ड क्लाउड का इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता कि दूसरे कोई लाइब्रेरी में है। आपको फिर क्रैश हो रहा है तो उसका कोई वर्क अराउंड सोल्यूशन आपको खुद को देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखता हूँ सर, मैं कैंसिल करना। रहने दे मैं देखता हूँ। फिर वो सर वही मैं सोच रहा, जैसे हम लोग का मेमोरी का तो प्रॉब्लम आएगी, अभी डीप लर्निंग करेंगे हम लोग, तब भी हमें मेमोरी अच्छी खासी चाहिए होगी। मेमोरी अच्छी खासी लगती है और इसलिए मैं उसके लिए क्या करा जाए सर, उसका बताओ कुछ सर। हाँ, V100 यूज करेंगे हम। अच्छा, B100 अगर आपको ये लेना है तो ये 1000 का आ जाएगा, 1 महीना चलेगा, महीना भी नहीं चलेगा, 2 प्रोजेक्ट चलेगा। अच्छा, 2 पीरियड चलेगा, हाँ तो ये लेना ही पड़ेगा। हाँ, 1000 का ये ले लो, और उसमें जो आता है अब ये अराउंड 53 GB आता है रैम उसका, सफिशियंट। इसका जो है रैम वो शायद 12 या 25 GB तक हाँ था। ऐसे ही था, 25 GB। 25 GB था, नॉर्मली 12 GB रहता है, ये 25 है, ये 53 है, और ये फाइनली 85-83 के आसपास इसका मिलेगा आपको A100 का। ये सबसे आज तक का, मतलब यहाँ सबसे फास्ट और सबसे बढ़िया GPU है A100। और इससे भी अभी ये निकला है H100। तो H100 की कॉस्टिंग और भी ज़्यादा है। H100 अराउंड 46 आवर्स में ChatGPT को भी ट्रेन कर सकता है, इतना बड़ा GPU है वो तो सर बहुत हैवी होता होगा। हाँ, हम A100 हम लोग ले लें हैं। बट ये V100 मतलब यहाँ पे सिर्फ आप ये करो, उसको अपडेट करो, अपग्रेड करो आपके बुक, 1000 रुपये लगेंगे।
बस वो काम खत्म होने के बाद मैनेज सेशंस में जाना और डिलीट कर देना सेशन, नहीं तो एक्टिव रहता है। सिर्फ वो इंश्योर करो आप। ओके सर। बट हाँ, दूसरा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर वर्कआउट को इम्प्लीमेंट करना है और मेमोरी आपकी लो है, एक तो ये ऐसा है कि चंक में डेटा भेजो और देखो कैसे हो रहा है, और दूसरी चीज फिर आपको हाई रैम लेनी पड़ेगी, बस अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो। दो ही ऑप्शन है अपने पास। बट पहला ऑप्शन वैसे भी काम नहीं कर रहा है, राइट? वो तो वैसे ही चल रहा है। हाँ, वो वैसे लेना ही पड़ेगा सर हमें, अभी तो वो डीप लर्निंग में तो चाहिए ही होगा। चाहिए। अगर ले लिया तो सबसे बढ़िया। तभी कर ही पाएंगे सर, तभी सीख पाएंगे। मैं तो यही है हमारे का चैलेंज है यहाँ का। हाँ, अब यहाँ पे भी है मैक्स वर्ड्स 100 वगैरह, कुछ पैरामीटर सेट करके देख लो पहले। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, फॉन्ट साइज मैक्स। बट इवन बैकग्राउंड में उसको लगता है टेक्स्ट, राइट? अब ये टेक्स्ट ही काफी हेवी हो गया है आपका, तो ये तो समय लेगा, और इवन रैम भी ज्यादा लेगा। क्योंकि इंटरनली वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है, और वो सब करने के कारण इसको टाइम लगता है। हमें भी जब हम सीखते थे तब यही प्रॉब्लम्स आते थे, बट उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं एज सच इन कोडिंग, बिकॉज ये कोड जो है वो पाइथन में इंप्लीमेंटेड है। एक साथ दूसरा ये था, जैसे जुपिटर लैब पे हमने जैसे वो डाल रखा है एनएलटीके, इंस्टॉल भी कर लिया, तब भी एनएलटीके क्या एरर आ रही? वो क्या हो रहा है एनएलटीके? एनएलटीके जैसे हमने डाउनलोड भी कर लिया, हमने इंस्टॉल भी कर रखा था, इंपोर्ट कर रहे तो उसके बाद भी एरर आ रही थी एनएलटीके की, हमें समझ नहीं आ रहा था इस पे जुपिटर लैब पे। जुपिटर लैब पे ठीक है, वो हम देख लेंगे, आप सेपरेट कनेक्ट करके आपके साथ। वो हाँ थैंक्स। ठीक है अजय। हाँ, आपने मुझे कल स्क्रीनशॉट भेजा था, वो प्रोसेस वाइज सब कुछ सही है, तो इसलिए मैंने कुछ रिकमेंड नहीं किया। तो हमें एक बार कनेक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्यों एरर आ रहा है वो। बट प्रोसीजर वाइज वो एक्यूरेट है प्रोसीजर आपकी। वही सर, मैं उसमें कैगल पे कर रहा था, मैंने कैगल पे डेटाबेस सेट भी इंस्टॉल ये कर दिए जावा वाले थे, वो अपलोड करके, तो मैंने इस पे देखे तब भी वो चलो हो ही नहीं पाए। आज मैं लगूंगा फिर लगता हूँ। हम्म। अब एक मेमोरी कितनी कंज्यूम हो रही है ना, उसके लिए भी ये किया आता है, आप देख लो, वो भी ट्राई करो। कुछ परसेंट सिंबल आता है कुछ, यार एक मिनट सर्च करते हैं हम। जैसे परसेंट टाइम इट, या टाइम लिखने के बाद इस सेल को कितना वक्त लगा रन होने में, ये जो दिखाई देता है, वैसे ही मेमोरी भी दिखाई देती है कि मेमोरी कितनी लग रही है उसको रन करने के लिए। जैसे ये कुछ कमांड्स हैं, मैजिक कमांड्स। परसेंट बैश लिखना, बैश कमांड्स आप लिख सकते हो। टाइम इट लिखना, टाइम देख सकते हो। टाइम इट, राइट? टाइम या टाइम इट, कौन सा भी एक लिखो। तो वैसे ही एक मेमोरी के लिए आता है, मुझे पता है। चलो आप सर्च करो, अगर 2 मिनट में नहीं मिला तो हाँ आप। वो कल कर लेंगे हम लोग, कल भी आपको बताते हैं, देख लीजिए। मेमोरी भी के लिए एक आती है, उससे थोड़ा सा पता चल जाएगा आपको कि कितनी मेमोरी, कौन सा सेल कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। नहीं मिला तो फिर मुझे बता देना, मैं किसी नोटबुक में है मेरे, देख के आपको बता दूंगा एग्जैक्ट कोड। चलिए फिर अभी शुरू करते हैं गीट और गिटहब फिर से। अब गीट बैश मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था, राइट? गीट बैश, अब यहाँ पे ये मैक है तो गीट बैश नहीं होगा यहाँ पे सेपरेट इंस्टॉल किया हुआ। यहाँ पे मुझे टर्मिनल यूज करना पड़ेगा, टर्मिनल में ही मैंने वो किया है।
ये गिट बैश इंस्टॉल, बट आपका गिट बैश भी कुछ इस तरह ही दिखेगा आपको अगर आपने ओपन किया। गिट बैश क्या है? ये टर्मिनल, लिनक्स टर्मिनल काइंड ऑफ टर्मिनल है, राइट? तो यहाँ से आप लिनक्स की कमांड यूज करके, गिटअप की कमांड, गिट की कमांड यूज करके आपका जो भी कोड है वो रिमोट रिपोजिटरी पे पुश कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे कोलैब में वर्क करोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप करोगे यूज VS कोड जनरली। अब VS कोड से करो या फिर यहाँ से करो, दोनों सेम है। VS कोड का टर्मिनल और ये टर्मिनल, बट VS कोड का टर्मिनल जो है वो इंट्यूटिव है। अब इंट्यूटिव क्यों है? क्योंकि ऊपर कोड लिखा जाता है और नीचे हम कमांड्स रन करते हैं। यहाँ पे करो सेपरेट गिट बैश में या फिर यहाँ पे करो, कहीं पे भी करो, सारे टर्मिनल सेम होते हैं, कोई टर्मिनल अलग नहीं होता। अब यहाँ पे टर्मिनल ओपन कैसे है? टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एलियस लिस्ट डाउन, राइट? ट्रान एडी, वर्क में एलियस, गिट एंड गिट हब वगैरह वगैरह सब कुछ है अब यहाँ पे। फिर भी मैं एक नया प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ, बट ठीक है, MKDIR test3 एलियस, test3 आ गया यहाँ पे फोल्डर। अब मुझे test3 ओपन करना है, तो सिंपली आप ऐसा कोड डॉट करके एंटर भी कर सकते हो, बट यहाँ पे कोड डॉट काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा। ओपन फोल्डर, फोल्डर ओपन में वर्क, वर्क में test3 और उसको ओपन। अब ये नया विजुअल स्टूडियो ओपन हुआ विथ माय टेस्ट फोल्डर। अब ये टेस्ट फोल्डर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये सफिशिएंट है। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, राइट? अब ये जो टर्मिनल नीचे है और बाहर का जो टर्मिनल है या फिर गिट बैश का टर्मिनल है, वो सारे टर्मिनल सेम ही है। या चाहे यहाँ से काम करो, चाहे वहां से काम करो, कहीं से भी करो, चाहे और एक SDK डाउनलोड करो, पुट्टी डाउनलोड करो। पुट्टी मतलब ये फिर से सिमिलर सिमिलर आपको ये एक ये मिलेगा जहाँ पे आप आपकी VM एक्सेस कर सकते हो। कोई भी टर्मिनल यूज करो, उस टर्मिनल पे अगर उस सिस्टम में अगर गिट बैश आपने इंस्टॉल किया है तो कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाएगा वो। मैं जनरली एक्सेसिबल कहाँ करता हूँ, एक तो यहाँ से कोडिंग करता हूँ, तो कोडिंग करता हूँ तो मैं VS कोड यूज करता हूँ। अगर सिर्फ टेस्टिंग वगैरह कुछ करना है तो सीधा गिट बैश में चला जाता हूँ मैं, या फिर हम जनरली GCP यूज करते हैं तो GCP का एक SDK आता है, क्लाउड सेल बोल के, क्लाउड सेल GCP क्लाउड सेल SDK बोल के कुछ ऐसा टर्मिनल आता है। वो ऐसा ही दिखता है, वो ब्लैक कलर का ही, राइट? ये जो है यहाँ पे LS करता हूँ तो इसमें कुछ नहीं है, राइट? अब मुझे गिट मैंने इंस्टॉल किया है कि नहीं किया है वो चेक करना है, तो मैं कैसे करूंगा चेक? गिट वर्जन। अब यहाँ पे गिट वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये मैं बेसिक्स आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों को नहीं पता होगा गिटअप क्यों होता है। किसने किया है इसके ऊपर का? सर मैं कर रखा है, आप करते हो? मैं तो और यूज भी करता हूँ। गुड, तो आपको तो फिर ये काइंड ऑफ हाँ रिवीजन, हाँ, रिवीजन ही हो रहा मेरा। राइट? और बाकी लोग? पहले प्रोजेक्ट में किया था, मतलब जो भी कोड है वो गिटहब पे पोस्ट करना था मैं गिटहब से। हाँ, अभी फिलहाल तो मैन्युअल टेस्टिंग करना था। अच्छा, फिर आपको इजी होगा समझना भी। और वेद? सर पहले किया था, अभी बहुत टाइम से नहीं किया, बहुत पहले किया। अच्छा,
ठीक है, कोई नहीं, हम फिर से रिपीट करेंगे पूरे डिटेल में। आपका गिटहब बोला, चलो पहले तो ये देख लेंगे कि गिटहब क्यों होता है। अब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ये वर्जन कंट्रोल है, ये वर्जन कंट्रोल भी है, राइट, वर्जन कंट्रोल टूल है। अब आप किसी कोड के ऊपर काम कर रहे हो, आप अकेले हो और आपके पास ऐसे कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, आप इंडिविजुअल कोडिंग कर रहे हो, तो आप कोड लिखोगे और सिस्टम में ही सेव करोगे, सिस्टम में आपके। बट अगर सिस्टम क्रैश हुई तो वो कोड भी चला गया आपका, राइट। तो ये प्रैक्टिस सही नहीं है। अब क्या धीरे धीरे क्या आया, कैसे सिस्टम इवॉल्व हुई, अब कोड करोगे आप, कोड करने के बाद आप इस कोड को एक सेंट्रलाइज्ड इसमें पुश कर रहे हो आप, सेंट्रलाइज्ड बकेट में बोलो या फिर गिटहब में बोलो आप, हम गिटहब से सीधा डायरेक्ट देख लेंगे। गिटहब में पुश करते हो आप ये कोड को। फिर अब यहाँ पे एक एडवांटेज क्या होगा, अगर लोकल सिस्टम भी पूरा डिलीट हो गया आपका, फिर भी कोड गिटहब के ऊपर रहेगा, जो कि गिटहब एक क्लाउड बेस्ड है, उनका सर्वर आता है, उनके सर्वर पे हम अपना कोड डाल रहे हैं, अपने लोकल का डिलीट भी हुआ तो भी गिटहब के ऊपर का रहेगा। राइट, अब आप सिर्फ अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप आराम से कर पाओगे, कोड पुश कर पाओगे यहाँ पे। बट अगर और एक जन आ गया तो आप क्या करोगे, सीधा मास्टर के ऊपर ही कोड पुश कर सकते हो जो भी है। बट अगर और एक आ गया बंदा और वो भी कोड कर रहा है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके रेपो में, वो भी एक कोड कर रहा है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आपने कोड पुश किया है वो पुल करेगा, उस इसके लोकल में क्लोन करेगा, पुल करेगा, फिर से यहाँ पे वो फीचर डेवलप करेगा और एक ब्रांच क्रिएट करके वो यहाँ पे फिर से पुश करेगा, ब्रांच क्रिएट करके यहाँ पे वो पुश भी कर सकता है। तो ये पूरा डेवलपमेंट जो वर्क होता है रियल लाइफ में ऐसे चलता है। मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं एक रेपो में, एक गिटहब के रेपो, और मैंने बोला कि नहीं नहीं आप ये वाले फीचर के ऊपर काम करो। मैंने बोला अजय को कि हाँ अजय आप ईडीए के ऊपर काम करो, फिर मैंने वेद को बोला कि आप मॉडल ट्रेन करो, अलग अलग मॉडल ट्रेन करके आपका कोड पुश करते रहो, और मोनिका को बोला कि आप वैलिडेट करो उस मॉडल को या फिर पाइपलाइंस बनाओ। तो ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये पूरा सिंक में कब होगा, जब आप सारे लोग अलग अलग अपना अपना ब्रांच तैयार करके पुश करते रहोगे, तो ये एप्लीकेशन, बड़ा जो एप्लीकेशन है वो बन पाएगा। तो ये अब वर्जन कंट्रोल टूल कैसे है ये, कि अब एक मेरा पहला वर्जन मैंने तैयार किया मेरे प्रोडक्ट का, मेरे एप्लीकेशन का मैंने पुश किया और वो प्रोडक्शन में है। अब मैं कुछ फिर से एक रिक्वायरमेंट आई है कि अरे ये अब स्पेसी का मॉडल नहीं यूज करना है, हमें करना है जेमिनी मॉडल, जेमिनी नाम का एक मॉडल है, वो हमें यूज करना है। अब स्पेसी का मॉडल यूज करते थे हम, अभी तक स्पेसी नहीं यूज करना, जेमिनी यूज करना है। तो मैं फिर से आपको बोलूंगा कि हाँ आप जेमिनी के ऊपर मॉडल ट्रेन करो, मॉडल, और ये नोटबुक बनाने के बाद फिर से ये जो कोड है अपना प्रोडक्शन में जाएगा और ये पर्टिकुलर मॉडल प्रोडक्शन में जाएगा। अब ये अभी एडवांस नया वर्जन आ गया अब इस कोड का, पुराना वर्जन था स्पेसी यूज करते थे आप, अब नया वर्जन आया है जेमिनी यूज करने लगोगे। अब ये कोड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे रोल बैक होना भी पॉसिबल है। अब जेमिनी काम ही नहीं कर रहा है मान के चलो प्रोडक्शन में, तो फिर से आपको रोल बैक करना है, तो आपका कोड फिर अगर लोकल पे कर रहे हो सब कुछ, तो वो तो कोड डिलीट कर चुके होंगे आप पहला, या फिर कहीं पे बार बार वो सेव करना पड़ेगा, इसका एक अलग वर्जन करके वो सेव करना है, दूसरे का अलग वर्जन करके वो सेव करना है, तो आपकी सिस्टम पूरी ब्लोटेड हो जाएगी। तो इसलिए हम जनरली क्या करते हैं, इसी को फिर रोल बैक करना भी काफ़ी आसान होता है। अब नहीं ये नहीं यूज़ करना है, फिर से ये यूज़ करना है, तो
जो ओल्ड कमिट्स है वो ढूंढ के निकालो, ओल्ड कमिट्स, और उसको फिर से आप इम्प्लीमेंट करो, कोड चेंज करके, कोड अपडेट करके, राइट। तो काफी सारी यूजेस है, यूटिलिटी है इसकी, गिटहब की, गिट और गिटहब की। अब गिटहब क्या है? गिटहब एक क्लाउड प्रोवाइडर है, क्लाउड में है, राइट। वहां पे हमें ये इस टाइप दिखता है वो गिटहब। गिटहब पूरा जो है उनका खुद का क्लाउड है, उनका खुद का मेमोरी है, राइट। वहां पे आप कोड पुश करते जा रहे हो, बट डेवलप तो आप लोकली करोगे। तो गिटहब क्या है? गिटहब एक क्लाउड के ऊपर है, बट डेवलपमेंट लोकली करोगे आप। तो लोकल डेवलपमेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर गिट का ही एक्सटेंडेड एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है गिट। सिर्फ गिट और गिट बैश, गिट बोलो या गिट बैश बोलो, कुछ भी बोलो। गिट हब एक हब है, ये यहाँ पे है, क्लाउड पे है। गिट आपके लोकल में है। लोकल का कोड अगर इस यहाँ पे पुश करना है तो आपको ये गिट लगेगा। आप बोलोगे कि गिटअप पे नहीं चलेगा क्या? हाँ चलेगा, गिटअप पे भी चलेगा। एक्चुअली गिटअप पे क्या करना पड़ता है फिर आपको? github.com की जगह जगह पे .dev करके एंटर करेंगे आप, या फिर सीधा डॉट एंटर करोगे विदाउट राइटिंग डेव। अगर सिर्फ डॉट भी एंटर करते हो तो भी ये ऐसा एक विजुअल स्टूडियो वाला एक VS कोड वाला एक इंटरफेस ओपन होगा। देखो यहाँ पे, यहीं पे अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ, देखो यहाँ, और इवन पुश भी कर सकता हूँ। सब कुछ यहाँ पे, यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे एक नई सेल ऐड करता हूँ। मैंने डेवलपमेंट इतनी की थी, अब मैं और एक मार्कडाउन सेल ऐड कर रहा हूँ, और वहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज एंड ऑफ दिस नोटबुक। अब ये करके मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे ये यम आया सिंबल, इसका मतलब ये एडिट हुआ है, मॉडिफाई हुआ है। अब इसको मुझे पुश करना है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे तो वन पेंडिंग चेंज है। सीधा मैं मास्टर पे कर रहा हूँ, गिटहब मेन ब्रांच पे ऊपर कर रहा हूँ। खुद की कोई ब्रांच नहीं क्रिएट की, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, मैं धीरे धीरे वहां तक भी आ जाऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझो कि हाँ, कोई भी चेंज करने के लिए आप जो चेंज करना है वो करो, अपडेट करना है कोड करो, डिलीट करना है, नया ऐड करना है, वो करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर सोर्स कंट्रोल पे जाना पड़ेगा। सोर्स कंट्रोल पे एक कमिट मैसेज लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या अपडेट किया है। तो मैं समटाइम्स मैं बोलता हूँ कि एडेड न्यू कोड, एडेड डॉकर फाइल, अपडेट डॉकर फाइल, एडिंग दिस फीचर, ऐसे करके मैं एक मैसेज लिखता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब अपडेट गिटहब नोटबुक बोल के मैं कमिट मैसेज लिखूंगा। मैं एग्जैक्ट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अपडेट कर रहा हूँ गिटहब की नोटबुक, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंबल है राइट क्लिक का, कमिट एंड पुश का एक सिंबल आता है। तो कमिट एंड पुश में अब जब करता हूँ, यहाँ पे देखो कमिट एंड पुश मैंने कर दिया, तो ये सीधा गिटहब के ऊपर चला गया, पुश हो गया मेरा कोड। अगर मैं यहाँ पे अब फिर से .com करता हूँ, नॉर्मल इंटरफेस ओपन होता है अपना। और अगर आप लास्ट में देखोगे तो देखो यहाँ पे दिस इज एंड ऑफ दिस नोटबुक। जो भी आप करोगे चेंज यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पे इवन इसका कमिट आईडी तैयार होगा। अब यहाँ पे देखो कमिट आईडी है आपको, अगर ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला कमिट आईडी है और नाउ है, तो इसका मतलब अभी अभी मैंने कमिट की है। कमिट मतलब मेरा कोड पुश किया है। तो कोड पुश कैसे किया है, अब अगर मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो सारी हिस्ट्री कैसे कैसे मैंने ये नोटबुक बनाई है वो आ रहा है। देखो यहाँ पे कितनी पुश की है मैंने, कब कब की है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। गिट एंड गिटहब, राइट। अब मैंने अभी ये कमिट की है,
14 अप्रैल 2024 को, तो उसका भी आ गया अपडेट गिटहब नोटबुक, और ये जो मैसेज है वो भी आता है। अब क्या कमिट किया है, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो लोड डिफरेंस में मैं करता हूँ, तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाई देगा एग्जैक्टली मैंने क्या क्या चेंज किया है। क्योंकि हम सिर्फ ये यहाँ पे पूरा मेन के ऊपर ही कर रहे हैं, तो अभी तक मैंने कैसे कैसे यहाँ पे ऐड किया है और डिलीट किया वो आ रहा है, तो ये काम का नहीं है। और यहाँ पे इसके ये किसी काम का है नहीं एक्चुअली, क्योंकि मैंने विदाउट क्रिएटिंग ब्रांच मैंने ये किया है, पुश किया है, तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि अपनी ब्रांच क्रिएट करके कैसे पुश करते हैं हम कोड। चलो वो सीखते हैं, गीट और गिटहब, राइट। तो फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि वो इंट्यूटिव नहीं था, वो 350 डिलीशन और 350 एडिशन कुछ दिखाई दे रहा था, जबकि मैंने सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड चेंज किया था। बट नॉर्मली अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरी खुद की ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ अब, कि मेरा कोड, कंपनी का कोड ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे मेरे मैनेजर ने कुछ अपडेट करने के लिए, कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए बोला है इस कोड में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा खुद का ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ। अब मुझे अगर माइक्रो बैचिंग लॉजिक लगानी है या फिर यूनिट टेस्टिंग करनी है, चलो यूनिट टेस्टिंग करनी है इसके ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, यूनिट टेस्टिंग बोल के एक रेपो ब्रांच क्रिएट करूंगा। यहाँ पे लिखा होता है क्रिएट ब्रांच यूनिट टेस्टिंग फ्रॉम मेन ब्रांच से यूनिट टेस्टिंग ब्रांच आप क्रिएट कर रहे हो। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये जो पूरा कोड है ऑटोमेटिकली पुल हो जाएगा। इस ब्रांच में भी पूरा कोड आता है, देखो दो नोटबुक आ गए, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। चलो एक फाइल, ऐड फाइल बोल के एक फाइल हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करो या फिर आप खुद बनाओ, जैसे आपकी मर्जी। आप खुद बनाना है तो आप क्या करोगे, मैं क्या करता हूँ, फिर से डॉट लिखता हूँ। अब डॉट लिखने के बाद ये वेब एडिटर मेरा ओपन हो रहा है। एक सेकंड दे दो मुझे सिर्फ। ठीक है, चलिए। अब यहाँ से भी मैं एक फाइल ऐड कर सकता हूँ, इवन फोल्डर भी ऐड कर सकता हूँ। फोल्डर नॉर्मली गिटहब के ऊपर आप ऐड नहीं कर सकते, बट यहाँ डेव पे आने के बाद आप वो भी फोल्डर ऐड कर सकते हो। अब फोल्डर में क्या ऐड करूंगा, राइट, टेस्ट फाइल्स बोल के एक फोल्डर ऐड करता हूँ। अब उसमें भी एक फाइल ऐड करता हूँ मैं, .py। तो test1.py फाइल में क्या करूंगा, ऐड करूंगा अब, और इसमें क्या करूंगा, सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐड करूंगा, दैट्स इट। अब ये पूरा मैं पुश करूंगा। अब ये मॉडिफाइड है, ये ऐड है, ये भी ऐड हुआ है। ये मतलब नई फाइल, यम मतलब ये मॉडिफाई किया हुआ, ये ऐड कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अब जाने के बाद दो फाइलें हैं मेरे पास, एक फोल्डर है, एक फाइल है। तो अब मैं यहाँ पे एडिंग टेस्ट फोल्डर ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ और इसको कमिट कर रहा हूँ। कमिट कहाँ होगा, अब मेरे ब्रांच में होगा। ओ या फिर अच्छा, हमने ब्रांच चेंज की नहीं यहाँ पे।
ठीक है, चलो देख लेंगे। मेन पे ही हुआ है, वो ब्रांच चेंज नहीं की मैंने। अब यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग पहले ही ब्रांच क्रिएट की थी। अब सीधा कोड हमने मेन के ऊपर पुश किया है, तो मेन के ऊपर जब का कोड एक्चुअली मुझे फिर से यहाँ पे लाना पड़ेगा उसको। क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट करके मैं क्या करूँगा, अब मेरे ब्रांच के ऊपर मैं लाऊंगा कोड। 1 मिनट, पुल रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, और ये मर्ज भी करता हूँ, क्योंकि ये उल्टा हुआ है। मुझे यही समझाना है, बट नॉर्मल वे से समझाना है आपको। चलो, अब ये यूनिट टेस्टिंग ब्रांच है हमारी। यूनिट टेस्टिंग ब्रांच में आप देखोगे तो ये पूरे फाइल है। अब यूनिट टेस्टिंग ब्रांच में मैं ये ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ पहले तो। अब ये पहले सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ मैं वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ फाइल ऐड कर रहा हूँ। तो कहीं से भी करो, चाहे लोकल से करो, चाहे यहाँ से फाइल ऐड करो। देखो यहाँ पे फाइल ऐड हुई है। तो टेक्स्ट कमांड नाम की एक फाइल ऐड कर रहा हूँ मैं, और उसमें सिर्फ पाइथन डैश डैश वर्जन, इतना ही मैंने ऐड किया है। और ये टेक्स्ट फाइल है, तो डॉट एमडी फाइल होके वो आ जाएगी सामने। तो देखो कमिट मैसेज क्या बोलता है, वो कमिट क्या कर रहे हो आप, क्रिएट टेक्स्ट कमांड डायरेक्टली टू यूनिट टेस्टिंग ब्रांच। तो मैं मेरी ब्रांच में ये कोड पुश कर रहा हूँ, जो भी मैंने ये यहाँ पे फंक्शनलिटी डेवलप की है मैं वो पुश कर रहा हूँ। 1 सेकंड मुझे दे दो, फोन आ रहा है। चलो अब यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग ब्रांच क्रिएट करने के बाद मैं मेरी यूनिट टेस्टिंग का कोड यहाँ पे मान के चलो कि लिख रहा हूँ, और इसको कमिट करना है। तो कमिट मतलब पुश करना है अब मेरी ब्रांच में ही। अब मेरी ब्रांच में मैं कमिट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सब कुछ लिखता हूँ कि एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, क्या 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 मैं कमिट कर रहा हूँ। वो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रियल लाइफ में लिखना पड़ता है, राइट। और ये मैं ये कमिट भी कर रहा हूँ। अब कमिट करने के बाद मेरी जो फाइल है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गई टेक्स्ट कमांड बोल के। अब ये फाइल मेन के ऊपर नहीं है, मेन के ऊपर नहीं है। देखो यहाँ पे है क्या, नहीं है। अब मुझे अगर ये मेन के ऊपर, मतलब ये मास्टर ब्रांच होती है हमारी जनरली, और उसी के ऊपर मेन कोड होता है। अलग अलग टीम आती है, अलग अलग खुद की ब्रांच तैयार करके वो काम करना शुरू करती है। जैसे मैं आया, मैं यूनिट टेस्टिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट। अजय आए, अजय माइक्रो बैचिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। वो अलग अलग लोग, हम अलग अलग काम करते हैं और अपना अपना कोड पुश करते हैं। अब पुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरा एक लीड होता है। अब मैं क्या करूंगा, लीड से मेरा काम हो गया है, मैंने सब कुछ टेस्ट भी किया इस कोड को, मैंने यहाँ पे भी मेरे ब्रांच के ऊपर पुश किया। तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी एक आ रहा है मैसेज कि कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करो, मेन ब्रांच के साथ कंपेयर करो। देखो कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो आप पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मतलब इस कोड को उनको बोलो पुल करने के लिए। इसको बोलते हैं हम पीआर, शॉर्ट फॉर्म उनका उसका पीआर होता है, पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो पुल रिक्वेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा पूरा डेवलपमेंट काम हो गया, तो मैं इधर यहाँ से कर सकता हूँ 2 कमिट्स अहेड ऑफ मेन। तो मैं देखता हूँ कि कौन कौन से ऐसी 2 कमिट्स है जो अहेड ऑफ मेन है। एक तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट वाली है, वो किसी काम की नहीं है। क्रिएट टेक्स्ट कमांड ये मेरे काम की, मैंने कोड पुश किया है। तो ये क्या एग्जैक्टली कोड पुश हुआ है वो भी मुझे नीचे दिखाई देता है। अब ये पूरा वेरीफाई करने के बाद और एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा होता है यूनिट टेस्टिंग टू मेन में मुझे मर्ज करना है, और यहाँ पे आ भी गया है ये एबल टू मर्ज, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये यहाँ पे मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे चेंज तो करने लगते हैं, बट ये पुराना कोड होता है यूनिट टेस्टिंग का।
किसी दूसरे ने नया कोड वहां पे ऑलरेडी पुश किया होता है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ता है, पुल या फेच करना पड़ता है फिर से इस ब्रांच में। तब वो बोलता है कि नॉट एबल टू मर्ज, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, वी नीड टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट, क्योंकि ये दो ब्रांच का बेस कोड सेम नहीं है। अगर आप पहले किसी ने यहाँ पे कुछ पुश किया है तो ये आप 1 महीना हो गया आप यही इस ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हो, और 15 दिन पहले किसी ने यहाँ पे काम मतलब यहाँ पे कोड पुश किया है उसका, तो आपका और ये मेन का कोड फिर अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग हो गया तो ये कॉन्फ्लिक्ट तैयार करेगा, फिर आपको ये कोड फिर से आपको पुल करना पड़ेगा। दैट्स इट। इस यहाँ पे आपका कोड भी इंटैक्ट रहेगा और नया कोड भी मर्ज हो जाएगा इस ब्रांच में, और फिर आपके कोड के साथ आप फिर से पीआर एक रेज करो। पीआर रेज बोलते हैं उसको, पीआर रेज करना, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या नहीं। मैं बोलता हूँ रिव्यूअर्स, मैं कुछ नाम टाइप करता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक। अजय है, वेद है, सुशांत है, 2-3 लोगों का रिव्यू, या फिर एटलीस्ट एक लोग का, मतलब एक जन का रिव्यू। असाइन ही मैं खुद को ही असाइन करता हूँ कि मैंने ही टास्क किया है। लेबल्स, मैं लेबल्स करता हूँ कि मैंने क्या किया है, एनहांसमेंट किया है। चलो, मैंने यूनिट टेस्टिंग एक फीचर ऐड किया है, तो ये काइंड ऑफ एनहांसमेंट फीचर है। ये बग फिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बग फिक्स कर रहा हूँ तो मैं बग करूँगा यहाँ पे। जो भी आप चाहते हो वो करो। यहाँ पे ये एनहांसमेंट है काइंड ऑफ, तो मैं एनहांसमेंट लिख दिया, लेबल एज एनहांसमेंट। वैसे प्रोजेक्ट, माइलस्टोन, डेवलपमेंट, या प्रोजेक्ट और माइलस्टोन चूज कर सकते हो, बट ये हम जनरली रियल लाइफ में चूज नहीं करते। कुछ भी लेबल भी नहीं, प्रोजेक्ट भी नहीं, माइलस्टोन भी नहीं, हम सिर्फ रिव्यूअर का नाम डाल देते हैं क्योंकि उसको नोटिफिकेशन जाए और वो असाइन खुद को कर लेते हैं। और यहाँ पे आप जीरा का टास्क नंबर भी देते हो। जीरा का अगर डेटा साइंस प्रोजेक्ट है, डीएसपी है, तो डीएसपी 101 अगर टिकट नंबर है आपका, तो ऐसे करके आप लिखोगे। तो डीएसपी 101 वो जीरा टिकट में भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपने इतना इतना कोड पुश किया है। वो जीरा कनेक्टेड रहता है गिटहब से, तो आपका मैनेजर वो ट्रैक कर पाएगा कि आपने जीरा टिकट में कैसे कैसे आप काम कर रहे हो, कितना कोड पुश कर रहे हो डेली। तो ये अगर टिकट नंबर है तो वहां पे टिकट नंबर पे आता है लिख के कि इतने इतने कमिट्स हुए हैं, इतना इतना कोड आप मर्ज किए हैं आपने। वो पूरा स्टैटिस्टिक्स वहां पे भी आता है टिकट के ऊपर। तो जनरली ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है यहाँ पे ये लिखना, राइट। और फिर बाद में आप जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे एडिंग यूनिट टेस्टिंग कोड, तो एडिंग यूनिट टेस्टिंग कोड जो भी आपने किया है यहाँ पे, जो भी आप कर रहे हो वो करो। आप फिर से वेरीफाई करो कि क्या क्या कोड मैंने पुश किया है, यही किया है क्या, और पीआर रेज करो। अब पीआर रेज करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये चेक भी करता है गिटहब खुद कि ये यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है बेस ब्रांच पे। दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विद बेस ब्रांच। अब यहाँ पे देखो एक पीआर रेज हुआ है, और यहाँ पे भी एक PR4 नाम का एक रेज हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे लीड को Ctrl+C करके मैं उसको एक लिंक भेज देता हूँ। अब लिंक, और मैं बोलता हूँ कि कुड यू प्लीज अप्रूव इट, राइट। अब मैं ये इसकी लिंक भेज दूंगा इसको कि ये वाला कोड मैंने पुश किया है, राइट। कुड यू प्लीज अप्रूव द PR। ये करने के बाद वो इसके ऊपर क्लिक करेगा, उसको फिर से यही दिखाई देगा, ये वाला आ जाएगा सामने। अब ये वाला आने के बाद वो क्या करेगा कि ठीक है, नो कॉन्फ्लिक्ट तो है, बट उसने क्या पुश किया है एग्जैक्ट। मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल चेंज्ड में और देखता हूँ कि अच्छा इसने ऐसा ऐसा कोड लिखा है, ये ऐड किया है। कमिट्स 2 है, मैं कमिट्स एक बार चेक करूंगा एज अ लीड। मैंने चेक किया, फिर मैं कन्वर्जन पे आता हूँ और मुझे सब कुछ सही सही लगता है, तो मैं लिखता हूँ लुक्स गुड टू मी, ऐड करता हूँ मेरी, और मैं यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट बोलता हूँ, कंफर्म मर्ज बोलता हूँ। अब ये मर्ज हो गया। एक्चुअली मैं सिर्फ अप्रूव ही करता हूँ एज अ लीड, मर्ज करने का काम टीम मेंबर का है।
अब ये होने के बाद मर्ज वो टीम, मैं बोलता हूँ कि हाँ मैंने अप्रूव कर दिया, या फिर अप्रूव नहीं किया तो मैं रीजन बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं अप्रूव कर रहा हूँ, क्या आपको फिर से चेंज करना है। तो मेरी कमेंट में यहाँ पे सब कुछ लीड की कमेंट आती है कि क्या क्या कैसे कैसे अपने आपको मॉडिफाई करना है, या फिर अगर उसको सब कुछ सही लगता है तो फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है उसको मर्ज कर दो। अब ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अगर फिर से यूनिट टेस्टिंग के ऊपर ही फर्दर वर्क करना चाहूंगा तो मैं ब्रांच डिलीट नहीं करूंगा। अगर मुझे बस मेरा गोल कंप्लीट हुआ है, टास्क कंप्लीट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस ब्रांच का भी उपयोग नहीं है, यूज नहीं है, तो मैं डिलीट कर दूंगा इस ब्रांच को। दैट्स इट। रिस्टोर भी कर सकते हो आप, बट मेरा काम हो गया है, अब ये करने की जरूरत नहीं है फिर से। अब यहाँ पे देखता हूँ तो टेक्स्ट कमांड देखो, ये फाइल ऐड हो गई है मेन में जो मैंने तैयार की थी। अब ये तैयार होने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेन में जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे ब्रांच में जाता हूँ, तो ब्रांच देखो दूसरी कोई ब्रांच है ही नहीं, सिर्फ एक ही है मेन ब्रांच डिफॉल्ट। का मतलब क्या है, आपने वो कोड आपका काम पूरा कर दिया और डिलीट कर दिया कोड। अब ये है पूरा गिटहब के ऊपर मैंने दिखाया आपको। सेम में अब आपको गीट यूज करके बताऊंगा लोकल में कैसे होता है, यही सब कुछ लोकल में। और तीसरी स्टेप में मैं बताऊंगा कि लोकल और गिटहब कनेक्ट करके कैसे सब कुछ कर सकते हैं हम। ये 3 स्टेप में बताऊंगा। ये स्टेप इंट्यूटिव है, आपको समझ में जल्दी आती है, राइट। यूआई से काम अगर आप करते हो तो सब कुछ जल्दी जल्दी समझ में आता है कि ब्रांच कैसे क्रिएट कर रहे हो, पुश कैसे कर रहे हो, कमिट का मतलब क्या होता है, सब पता चलेगा यूआई से, जो कि आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं सेम चीज लोकल पे करता हूँ। अब गिटहब का कुछ लेना देना है नहीं अपना, इस पर्टिकुलर गिटहब का कुछ लेना देना नहीं है, पूरा अब मैं लोकल में करने जा रहा हूँ। वैसे तो हम ये नहीं करते, बट आपको सिर्फ बताने के लिए कि लोकली भी वर्जन कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो सब कुछ लोकली। और उसके बाद फिर मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि रियल लाइफ में फिर कैसे चलता है। रियल लाइफ में हमारी कंपनी प्रोजेक्ट लीड मैनेजर या फिर आप खुद एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, किसी टीम को बोलते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आपके बिहाफ पे एक गिटहब का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ब्लैंक प्रोजेक्ट। उस ब्लैंक प्रोजेक्ट को आप इंपोर्ट करते हो, सॉरी क्लोन करते हो आपके रेपो में, आपकी नॉर्मल लोकल में, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट करके पुश करते हो। ये आखिर में सीखेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से सब कुछ कर रहे हैं, राइट। अब सेकंड स्टेप आती है आपकी विजुअल स्टूडियो कोड से ही सब कुछ करना। यहाँ से पहले तो आपको गिट बैश इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वहां पे जो सीखा है वहीं तक का लिमिटेड था, इसमें और उसमें कुछ लेना देना है नहीं, बिकॉज मैं सब कुछ अब गिटहब लोकली कर रहा हूँ, वही वर्जन कंट्रोल सिस्टम लोकली यूज कर रहा हूँ। अभी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं गिटहब को, सब कुछ गिट में ही होगा। अब टेस्ट3 नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट किया, और मुझे ये देखना है कि गिट प्रेजेंट है कि नहीं है मेरे सिस्टम में। तो गिट वर्जन जब मैं लिखता हूँ तो गिट का वर्जन प्रेजेंट है, गिट वर्जन 2.39 है प्रेजेंट। राइट। अब यहाँ पे गिट क्यों यूज करेंगे हम, तो एक तो ट्रैकिंग कोड चेंजेस के लिए, क्या क्या कोड कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो सब कुछ हम देख सकते हैं, यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, हर एक कमिट हर एक अपडेट ट्रैक कर सकते हैं, कौन कौन चेंज कर रहा है, किसने कोड पुश किया है, वो भी चेक कर सकते हो। कोडिंग कोलाब्रेशन भी कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े एप्लीकेशन डेवलप करते हैं हम, बड़ा बड़ा कोड लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि
एक ही आदमी लिख पाएगा पूरा कोड, तो कोलाब्रेशन भी जरूरी है। मैं कुछ करूंगा, आप लोग कुछ करोगे, फिर हम जाके एंड टू एंड सिस्टम बना पाएंगे, एप्लीकेशन बना पाएंगे, राइट। कोडिंग कोलाब्रेशन के लिए यूज होता है ये टूल। तो सब लोग पुश करेंगे अपना अपना कोड और एक सेंट्रल रेपो में जाके वो फिर वहां से आप CI/CD जो भी करना है, डिप्लॉय जहां पे करना है वो कर सकते हो। तो गिट क्या करता है, इट विल मैनेज प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, प्रोजेक्ट मैनेज भी करता है, रिपोजिटरीज को भी मैनेज करता है। क्लोन अ प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन अ लोकल कॉपी, तो क्लोन भी कर सकते हैं हम। क्लोन मतलब आपके गिटहब के ऊपर जो भी कोड है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो आप लोकल में, आपके लोकल में पुल कर सकते हो उस कोड को। कैसे करेंगे क्या नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में। वर्जन कंट्रोल कर सकते हो, ट्रैक चेंजेस कर सकते हो, स्टेजिंग कर सकते हो, कमिटिंग कर सकते हो। कमिटिंग मतलब आपका खुद का टेस्ट पुश करना, कोड पुश करना, स्टेज करना। स्टेजिंग का मतलब क्या होता है, स्टेजिंग और कमिटिंग। स्टेजिंग का मतलब, अगर आपके पास एक गाड़ी है, आपका एक खेती है, आपने खेत यहाँ, और ये अपना एक गोडाउन है यहाँ पे, ये सेंट्रल गोडाउन है, सेंट्रल रिपोजिटरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो आप, और उसका जो भी आउटपुट आ रहा है, एक 10 बोरी भर के आपकी गाड़ी में डाल के आप लेके जा रहे हो इसको, राइट। यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप। यहाँ जाने के बाद ये पूरा जो कोड है वो आप स्टेज करोगे। स्टेज करोगे मतलब यहाँ पे कुछ स्टेजिंग करना मतलब पहले तो यहाँ पे रखना पड़ेगा ये 4 बोरी, सीधा अंदर नहीं जाएगा, वो स्टेज होगा पहले। तो आप पहले स्टेजिंग करोगे उसकी, और फिर उसके बाद इसको कमिट करोगे। अब कमिट होने के बाद यहाँ पे कुछ राइट बोरिया उन्होंने रखी हुई है, तो ये भी 4 बोरिया जो हमने लाई थी, हम लेके आए थे, वो भी यहाँ पे अटैच हो जाएगी, 4 बोरिया। ये हो गया कमिट, अंदर रखना है। कमिट मतलब प्रॉपर मेन ब्रांच में चला गया आपका कोड। ये है आपकी ब्रांच, और ये है मेन ब्रांच, आपकी खुद की ब्रांच, मेन ब्रांच। और स्टेजिंग का मतलब सिर्फ पहले तो यहाँ पे लेके आते हैं आप, ऐड करते हैं क्या क्या ऐड करना है। अब ऐसा है कि आप लेके तो आए हो, बट सब कुछ ऐड नहीं करना है आपको। आपको 3 ही बक्से ऐड करने हैं, 4 नहीं करने हैं एक्चुअली, 3 ही करने हैं। तो यहाँ से 3 उठाओगे, ये उठाओगे, दूसरा उठाओगे, तीसरा उठाओगे, चौथा नहीं उठाना है आपको, तो मत उठाओ। ऐड 3 ही करो, स्टेजिंग 3 ही का करो सिर्फ। तो इसके लिए भी वो स्टेजिंग काम आती है। सब कुछ आप मतलब ये मेरे मैनेजर ने मुझे 4 कोड चेंज करने के लिए बोला था, मैंने 3 ही कर पाया हूँ आज के दिन। बट मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं पुश करूंगा, क्योंकि फिर उसको नहीं समझ में आएगा कि मैंने इतना भी काम किया है आज, राइट। तो मैं एटलीस्ट 3 चेंज पुश करूंगा। एक चेंज फिर से पड़ा हुआ है मेरे पास, वो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, स्टिल काम कर रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है, बट बाकी 3 मुझे पुश करने हैं। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, यहाँ पे वो भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पे हम स्टेजिंग करते हैं कोड की बाय यूजिंग ऐड मेथड। गीट कमिट डायरेक्ट नहीं करते हम, गीट कमिट से पहले, ये कमिट से पहले हम ये स्टेप यूज करते हैं, गीट ऐड। और जो जो फाइलें ऐड करनी है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ऐसा बोलते हैं। अगर सब कुछ ऐड करना है तो आप क्या करोगे फिर, गीट ऐड डॉट, सब कुछ आप ऐड करो, जो जितना भी मैंने चेंज किया है वो पूरा आप ऐड करो यहाँ, मतलब यहाँ पे उतारो उसको। उतारने के बाद, कमिट करने के बाद वो पूरा यहाँ पे चला जाएगा। सिर्फ स्टेजिंग एरिया है, स्टेज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये है स्टेजिंग और कमिटिंग मतलब फाइनल पुश करना। ब्रांच एंड मर्ज टू अलाउ to work on a different parts of version and versions of project. Pull the latest version of the project to a local copy. Push local updates to the main copy.
ये सब कुछ कर सकते हो। या थियरी पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लेना। अब कीट वर्जन आपने किया है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्लोबल नेम और यूजर नेम में ऐड करूंगा लोकल में, मेरे कॉन्फ़िगर करूंगा मैं मेरे गिटअप कि मेरा ये गिटअप का राइट यूजर नेम है और ये मेल आईडी मैंने दिया है इसको। तो मैं ये पूरा उठाता हूँ, अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर नेम, तो ये सेट होता है। फिर जाके ये भी सेट करता हूँ गिटअप का ही। तो ये जाने के बाद ये कॉन्फ़िगर मैंने कर दिया, यूजर नेम भी ईमेल भी मेरा। अब ये कॉन्फ़िगर करने के बाद डायरेक्टरी तो मैंने क्रिएट की है, cd इंटू मैंने डायरेक्टरी में मैं गया हूँ ऑलरेडी, टेस्ट नाम की एक डायरेक्टरी है मेरी। गिट को यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा मुझे, तो गिट को मैं इनिशियलाइज करता हूँ पहले। तो अब यहाँ पे क्या बोला उसने, इनिशियलाइज empty git रिपोजिटरी test3/.git। अब यहाँ पे वो दिखाई नहीं देता है एक्चुअली, देखो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर गिट की जैसे वीएनवी वर्चुअल एनवायरनमेंट की होती है, वैसे ही एक फोल्डर तैयार हुआ होगा गिट का, .git बोल के। ls-ltr अगर मैं करता हूँ तो नहीं, ls का कुछ एक्सटेंशन आता है एक्चुअली, ls- ये है। अभी यहाँ पे देखो ls- ये किया आपने, तो .git जो इनविजिबल git है, मतलब अब ये गिट रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे इस फोल्डर में जो भी चेंज हो रहा है, अब आगे से जो भी चेंज होगा वो हर एक चेंज को ट्रैक करेगा। अब ये .git हमने वो इनिशियलाइज कर दिया। जब गिटहब के ऊपर कोई भी एक रेपो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, उस वहां पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड स्टेट में चला जाता है, वो ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन होके आता है अपने अपने पास, इनिशियलाइज होके ही। वहां पे एक्सप्लिसिटली ये करने की जरूरत नहीं है। गिट इनिट सिर्फ आप लोकली कर रहे हो तो ही उसका यूज है, प्रोडक्ट रियल लाइफ में ये कभी नहीं यूज करते हम गिट इनिट, क्योंकि हमारा जो अप्रोच होता है वो अप्रोच उल्टा है। वो अप्रोच एक्चुअली हम यहाँ पे सब कुछ डेवलप करने के बाद पुश नहीं करते, वहां पे एम्प्टी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 1 की रिपोजिटरी पहले गिटहब के ऊपर क्रिएट होगी, यहाँ पे मैं पुल करूंगा, तो पुल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली गिट फोल्डर वहां पे होता है, ये वाला फोल्डर। बट लोकल पे आप सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो लोकल में गिट इनिट करना पड़ेगा। अब गिटहब का कुछ संबंध है नहीं, मैं गिटहब के ऊपर कुछ नहीं पुश करने वाला यहाँ से। जो भी हमने गिटहब पे किया है वो सब कुछ लोकली कर सकते हो, लोकली ही कोड रहेगा। अब ये करने के बाद मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ। एक तो टच कमांड, विम कमांड, ईमैक नैनो, कोई भी एक कमांड यूज करो और नई फाइल क्रिएट करो। अब मैं ये लेस करता हूँ तो देखो फाइल नेम तैयार हुई, टच और फाइल नेम। जो भी कोई फाइल तैयार करनी है, जैसे जैसे तैयार करनी है ऐसे करो, या फिर सीधा सीधा यहाँ से करो आप, न्यू फाइल बोल के, राइट। कुछ भी कहीं से भी करो आप। तो नई फाइल मैंने तैयार की है। अब गिट स्टेटस देख रहा हूँ मैं, गिट स्टेटस में ऑलरेडी ये बोलता है कि देखो यहाँ पे यू आया है, तो अनट्रैक्ड है ये फाइल, अब ट्रैक नहीं है, ट्रैकिंग शुरू नहीं की, अनट्रैक्ड है। गिट स्टेटस अगर मैं बोलता हूँ तो
यहाँ पे एक अनट्रैक्ड फाइल है, ऐसा वो बोलता है, गिट स्टेटस अनट्रैक्ड फाइल। नाउ गिट इज अवेयर ऑफ फाइल बट हैज नॉट एडेड टू आवर रिपोजिटरी। अब एक नई फाइल आई है, उसको पता लग गया है गिट को, बट हमने हमारे रिपोजिटरी में ऐड नहीं की उस फाइल को। तो दो गिट रिपोजिटरी फोल्डर कैन बी इन टू स्टेट्स। एक तो ट्रैक्ट है, फाइल दैट गिट नोज अबाउट एंड आर एडेड टू द रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी में हम ऐड भी कर रहे हैं और गिट को पता भी है। अनट्रैक्ड फाइल्स आर दोज फाइल्स in your working directory, they are in your working directory but not added to the repository। तो रिपोजिटरी में ऐड नहीं किया। ये रिपोजिटरी कहाँ पे है? लोकल में ही है रेपो। गिटहब का कुछ संबंध नहीं है। अब when you first add files to an empty repository, they are untracked. To get Git to track them, you need to stage them or add them to the staging environment। अब उसको पता लगने के लिए मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा इसको। अब मैं ऐड कर रहा हूँ उस फाइल को, स्टेजिंग कर रहा हूँ। पहले तो स्टेजिंग करनी पड़ेगी, गिट ऐड। गिट ऐड क्या गलत हो गया? फाइल का नाम गलत हो गया, राइट? फाइल नेम ही दिया है, फाइल का नाम हमने फाइल नेम डॉट txt, ये ऐड हो गई। अब मैं फिर से अगर गिट स्टेटस दिखाता हूँ आपको, गिट स्टेटस, तो आप देखोगे कि तो हाँ, इसने आइडेंटिफाई किया है। कमिट नहीं है कुछ भी, बट उसने एटलीस्ट आइडेंटिफाई किया है कि एक फाइल आई है स्टेजिंग एनवायरनमेंट में। उसको अनस्टेज भी कर सकते हैं हम। अनस्टेज कैसे कर सकते हो? फिर से गिट रिमूव करके, ये फाइल करके और फाइल नेम ये डाल के, अब वो बोलता है कि अनस्टेज भी कर सकते हो, बट हमें स्टेजिंग करनी है तो हमने स्टेज कर दिया है। गिट स्टेटस भी चेक किया। अब मैं क्या करता हूँ इसको, अगर मल्टीपल फाइल्स ऐड करनी है तो आप क्या करोगे? गिट ऐड डैश डैश ऑल या फिर गिट ऐड डॉट करोगे, तो सारी फाइलें स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। वन बाय वन ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। सारी फाइल पहले तो ऐड करनी पड़ती है और उसके बाद ही कमिट करनी पड़ती है। तो गिट कमिट, फिर आप जो भी लिखोगे, गिट कमिट -m फर्स्ट रिलीज ऑफ गिट लर्निंग, राइट? यहाँ पे करने के बाद ये क्या हो गया? अब ये फाइल देखो, पहले तो ग्रीन कलर की थी, अब ग्रीन कलर, नो मोर ग्रीन कलर। अब ये पार्ट हो गई इसका, मेन ब्रांच का, मास्टर ब्रांच का। मास्टर इक्विवेलेंट टू मेन ब्रांच है, तो बट गिट में इसको हम मास्टर बोलते हैं, गिटहब के ऊपर उसको हम मेन बोलते हैं। तो विदाउट स्टेजिंग एरिया भी आप डायरेक्टली कमिट कर सकते हो, बट नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस एक्चुअली, बट हाँ कर सकते हो ये भी। तो गिट कमिट -a -m सिर्फ लिखना पड़ेगा आपको, तो ये विदाउट स्टेजिंग डायरेक्टली कमिट कर पाओगे आप। गिट लॉग क्यों, किस लिए है? गिट लॉग है आपने कैसे कैसे फाइलें ऐड किए हैं, कब कब ऐड किया है। संडे 14 अप्रैल को एक ऐड की है फाइल, डेट है, उसका ऑथर कौन सा है वो भी आ गया, कमिट आईडी आ गया उसका लंबा, ये वाला कमिट आईडी, कहाँ कमिट किया है, सीधा मास्टर ब्रांच में कमिट किया है वो भी आ गया। यहाँ पे सब कुछ आ गया। लॉग एक ही जनरेट हुआ है क्योंकि एक ही फाइल मैंने तैयार की और पुश की है, तो आइडेंटिफाई कर पा रहा है। फाइल मैंने क्रिएट की और मेरे रिपोजिटरी में, ये टेस्ट3 नाम के रिपोजिटरी में या फोल्डर में, फोल्डर बोलो रिपोजिटरी बोलो, वन एंड द सेम, उसमें ऐड कर दी। अब ये कुछ हेल्पिंग कमांड्स है, अगर कुछ कंफ्यूजन है, कमांड नहीं मिल रही है, तो आसानी से आपको चैट जीपीटी वगैरह कहीं पे भी मिल जाएगा कमांड। तो गिट कमिट अगर कमांड नहीं पता तो आपको डिटेल कमांड दे देगा कि कौन कौन से वो एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, क्या नहीं, कैसे कैसे।
उतना डिटेल में आपको अगर पढ़ना है तो यहाँ पे आप हेल्प कमांड यूज कर सकते हो। बट हम जनरली ब्रांच के ऊपर काम करते हैं। अब मेरे पास एक लोकल कोड है, राइट। अब मेरी एक ब्रांच ईडीए नाम की एक ब्रांच क्रिएट करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मुझे ईडीए करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक ब्रांच तैयार करूंगा। कैसे ब्रांच तैयार करते हैं हम, गीट ब्रांच और ब्रांच नेम लिखते हैं। गीट ब्रांच, ये कमांड है गीट ब्रांच नाम की, और कौन सी ब्रांच क्रिएट करनी है उसका नाम है। अब जनरली हम नाम ऐसे फंक्शनैलिटी के ऊपर देते हैं कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, या फिर हम पैच बोलते हैं उसको, PATCH, पैच क्रिएट करना, कुछ आपको पैचिंग करनी है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, राजेश मोरे पैच 1 पैच 2 ऐसे करके मैं ब्रांच क्रिएट करता हूँ। वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और दूसरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऐसी है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो वो आप लिखोगे, उसकी ब्रांच क्रिएट करोगे। एक तो पैचिंग ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो, या फिर नॉर्मल ब्रांचेस, ऐसे नाम कुछ भी दो, सिर्फ मैं स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको। तो गीट ब्रांच ईडीए करने के बाद मैं ये करता हूँ, राइट, एंटर करता हूँ, तो गीट ब्रांच तैयार हो गई है ईडीए नाम की। अब मास्टर भी है, अब मेरे पास ईडीए भी है, 2 ब्रांचेस है। तो अब मैं अगर ग्रिड ब्रांच में डालता हूँ, ये कोड यूज करता हूँ, तो मुझे देखो 2 ब्रांच मिली है, एक तो ईडीए नाम की और दूसरी मास्टर की। और मैं अभी कौन से ब्रांच के ऊपर हूँ, तो मैं अभी मास्टर ब्रांच के ऊपर कोड कर रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ। ये स्टार सिंबल इंडिकेट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन मास्टर ब्रांच। तो यहाँ पे भी दिखता है मास्टर, और यहाँ पे भी दिखता है मास्टर ब्रांच। अब ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मुझे मास्टर ब्रांच के ऊपर काम नहीं करना है, मुझे ईडीए ब्रांच के ऊपर, मेरे ब्रांच के ऊपर काम करना है। मास्टर तो मैं आखिर में मेरा कोड पुश करूंगा इस ब्रांच के ऊपर, काम डेवलपमेंट होने के बाद। तो मैं गिट चेकआउट यूज करूंगा कोड। चेकआउट मतलब यहाँ पे जाओ, आप ईडीए पे जाओ, और मैं फिर से गिट ब्रांच यूज करता हूँ कोड। तो मुझे अब देखो यहाँ पे ईडीए के सामने वो स्टार मार्क है, यहाँ पे भी ईडीए चेंज हुआ है। तो मैं अब मेरी नई ब्रांच के ऊपर हूँ। अब मैं जो भी यहाँ पे कोड करूंगा वो सीधा ईडीए ब्रांच में जाएगा, ना कि मास्टर ब्रांच में जाएगा। मास्टर का पूरा कोड ईडीए में है। देखो यहाँ पे ईडीए, अगर ब्रांच में आया हूँ मैं, तो फाइल नेम यहाँ पे भी है, जो भी पहली फाइल थी वो यहाँ पे भी है, मास्टर ब्रांच की फाइल। अब मैं फिर से एक फाइल यहाँ पे ऐड करता हूँ। इंसर्ट इंसर्ट करता हूँ मैं विम कमांड यूज करके, जो भी आपको इंसर्ट करनी है। देखो ये विम कमांड्स थोड़ा सा देख लेना, सिर्फ काम की यही इतनी ही कमांड है। कौन सी कमांड, विम। विम मतलब एक फाइल क्रिएट भी करेगा, और उसमें वो ये ओपन भी करेगा आपके लिए, माई फाइल डॉट टेक्स्ट। और आई बटन प्रेस करने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। अब ये करने के बाद मुझे इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए बोलता है कि $WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क ये दे दो। W मतलब राइट, राइट, और क्विट करो, सब कुछ सेव करके। टू सेव एंड एग्जिट, सेव करो, एग्जिट करो, W राइट, Q क्विट, एग्जिट, वो मैं करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोलन, मैं तो पहले कोलन टाइप कर रहा हूँ, सॉरी। कोलन WQ एस्केप डाल के, बताइए। हाँ एस्केप डाल के करना पड़ेगा आपको। एस्केप एक डालना पड़ेगा, फिर W, फिर Q, और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा। बाहर आ गए आप। अब मैं एलियस करता हूँ यहाँ पे, तो 2 फाइलें हैं। एक तो पहली शुरुआत की माई फाइल, फाइल नेम है, और माई फाइल है। अब माई फाइल जो अभी हमने क्रिएट की है वो देखो
यहाँ पे यू आया है उसके सामने, इसका मतलब अनट्रैक्ड है अब ये फाइल। अब इसको मुझे पुश करना है मेन ब्रांच में। अब ये तो ईडीए में सिर्फ अवेलेबल होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गिट स्टेटस देखता हूँ, तो ये बोलता है कि माय फाइल अनट्रैक्ड है, उसको ट्रैक करो। तो मैं क्या करूँगा, अब गिट ऐड सब कुछ ऐड करो, या फिर माई फाइल डॉट टी लिख सकता हूँ मैं। गिट ऐड कर दो। अब मैंने ऐड किया गिट, और गिट कमिट एक कर लो। फाइनली क्या करता हूँ मैं, गिट कमिट -m है वो कमांड, गिट कमिट -m एडेड न्यू फाइल्स एंड मॉडिफाइड ओल्ड फाइल्स। ठीक है, जो भी कमिट मैसेज लिखना है आप लिख लो और एंटर करो। अब ये कमिट हो गया। कमिट मतलब अब चला गया इन में। अब क्या करो, गिट चेकआउट मास्टर करके एक बार देख लो। हाँ, मेन में नहीं, आपके इसमें चला गया, वो ईडीए में ब्रांच में चला गया। गिट कमिट किया है इंटरनली आपने, ईडीए में किया है। अब यहाँ पे मर्ज करना है, अब मास्टर विथ मेन ब्रांच मर्ज करना है। तो चेकआउट मास्टर किया आपने, और फिर आपको लिखना पड़ेगा जो भी मैंने ईडीए में किया है, जो भी फाइलें तैयार की है, वो क्या करो, मर्ज करो। गिट मर्ज ईडीए। तो ईडीए जो है वो मर्ज करो, ईडीए ब्रांच यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, मर्ज करने के बाद ये वो फाइल यहाँ पे आ गई। कमिट में फाइल सिर्फ वहीं पे कमिट होती है, जो भी ब्रांच के ऊपर हो आप, वही ब्रांच में आपकी फाइल कमिट हो जाएगी। बट आपको अगर मर्ज करना है अभी आपका कोड मास्टर ब्रांच में, तो आप लिखोगे गिट मर्ज आपका ब्रांच का नेम, और उससे पहले आपको चेकआउट करना पड़ेगा, मास्टर पे जाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे मर्ज। फिर मर्ज करने के बाद आपकी अब यूटिलिटी नहीं रही गिट ईडीए की, राइट। ईडीए आपने कंप्लीट कर दिया और आपको ये ब्रांच नहीं, नो लॉन्गर रिक्वायर। तो गिट ब्रांच -d ईडीए, तो डिलीटेड, ब्रांच डिलीटेड। तो अब मैं फिर से ये ब्रांच देखता हूँ, गिट ब्रांच, तो दिखाई नहीं देगी मुझे। देखो यहाँ पे सिर्फ एक, तो गिट ब्रांच -d ईडीए डिलीट कर दी, क्योंकि वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुई थी वो पुश हो गई। अब मुझे अब नई डेवलपमेंट आई है, तो मैं फिर से नई ब्रांच क्रिएट करूंगा नई डेवलपमेंट के लिए, बट पुराने ब्रांचेस, अननेसेसरी ब्रांचेस में नहीं रखूंगा। यह सब कुछ लोकली करना। आप गिटहब का कुछ वहाँ पर यूज किया है क्या मैंने? बिल्कुल भी नहीं गिटहब का। अब आगे जो एडवांस पार्ट होगा वो रियल लाइफ होगा, वहां पे हम लोकली डेवलप करेंगे सब कुछ और पुश भी करेंगे। पुश कहाँ पे करेंगे, इस वाले गिटहब के ऊपर करेंगे। यहाँ पे डेवलप होगा सब कुछ अपने, यहाँ पे सब डेवलप होगा और पुश होगा गिटहब के ऊपर। ये अगले लेक्चर में देखेंगे हम। इसकी एक प्रैक्टिस करो आप, लोकल की, गिटहब की करो, और फिर ये पार्ट 2 में हम कनेक्शन सीखेंगे गिट और गिटहब का, कि वो कैसे कर सकते हो आप। चाहिए तो ये भी एक बार देख लो, क्रिएट अ रिपोजिटरी इन गिटहब, कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, पुश लोकल रिपोजिटरी टू गिटहब। आप अगर कर पाओगे तो करो, नहीं तो फिर हम कवर कर ही लेंगे वैसे भी। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बाकी लोग? यस सर। ठीक है, वो जो कमांड्स है वो चैट जीपीटी भी देता है रियल लाइफ में, बट आपको एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कि क्या कैसे चीजें हो रही है यहाँ पे, कैसे कैसे क्या करना है, पुश कैसे करना है, क्या नहीं, लोकल चेंजेस कैसे पुश करने हैं गिटहब के ऊपर, वो हम तो देखेंगे अगले इसमें।
आपको शायद यहाँ से वो टोकन भी लेना पड़ेगा, तो आप टोकन भी ले लो। कैसे? यहाँ पे वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्चुअली टोकन कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें सेटिंग्स में आती है शायद। सेटिंग्स में SSH भी आता है, SSH भी कर सकते हो आप यूज, बट मैं डेवलपर सेटिंग्स में जाके वो दिखाता हूँ आपको। पर्सनल एक्सेस टोकन्स कैसे क्रिएट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ जनरेट न्यू टोकन करना है आपको। तो जनरेट न्यू टोकन करके आपको टोकन मिलेगा, वो टोकन लोकल में यूज कर सकते हो आप। तो लोकल का और गिटअप का कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन सिखाऊंगा मैं आगे जाके। इससे टोकन से मैं जनरली टोकन ही यूज करता हूँ। टोकन की 90 डेज की एक्सपायरी होती है, फिर से आप रिक्रिएट कर सकते हो। SSH की 90 डेज एक्सपायरी नहीं होती, वो फिर सिक्योर नहीं होता उतना, तो इसलिए मैं पर्सनली इसी को फॉलो करता हूँ। ये सिंपल भी है, बट हर 90 डेज के बाद फिर से रीजनरेट करना पड़ता है आपको टोकन, तो सेफ साइड रहता है सिक्योरिटी पर्पज से। को दूसरा एक पर्याय है, ऑप्शन है, ऑप्शन SSH थ्रू है। तो SSH नाम का एक कुछ फोल्डर क्रिएट करके आपको कुट्टी की बनाना पड़ता है। हाँ, एक न्यू SSH की आपको मिलती है यहाँ पे, तो आपको सेव करनी पड़ती है। तो ये दो पर्याय है, दो ऑप्शन है अपने पास ऑथेंटिकेट करने के, गिट और आपका गिटहब। आप कौन सा यूज करते हो अजय? सर मैं SSH की के थ्रू करता हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी किया तो ये क्या होगा आपके लिए, परमानेंट होगा सॉल्यूशन, राइट? हाँ, वो परमानेंट काम नहीं होता। हाँ, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो यहाँ पे SSH की ऐसे जनरेट होती है आपकी, इसको सिर्फ ऐड करना है एक SSH की को, लोकली भी उसको ऐड करना है, दैट्स इट। पहले हमारे में चलो हम क्या कमांड प्रॉम्प्ट से कर देते हैं SSH की, जिसमें ऐड कर देते हैं आके जब हम सेटअप करना हो। अच्छा, हाँ, वो भी आप चाहिए हमें तो वॉक थ्रू दे सकते हो उसका भी अजय। यस सर, श्योर। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आप मतलब मैं वॉक थ्रू कर देता हूँ। ठीक है सर। अपना एक बोर होना, एक लेक्चर और रह गया था, अपना डिजाइन अप्रोच आपने बताया था, कॉस्ट एनालिसिस। कौन सा वाला? एक देखिए मैंने पिंक किया व्हाट्सएप पे, डिजाइन अप्रोचेस, कॉस्ट एनालिसिस, मशीन लर्निंग सॉल्यूशन ऑन क्लाउड। हाँ, मशीन लर्निंग ऑन क्लाउड, राइट। हाँ, मुझे कवर करना है एक्चुअली। अब मैं क्या सोच रहा था, पहले तो एक मिनट में रिकॉर्डिंग शुरू है तो बंद कर देता हूँ अब।